सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में हम बात करेंगे गज़ा में इजराइल की तरफ से वायलेशन की जा रही है सीज़ फायर की बार बार, और इजरायली फोर्सेस के ताज़ा हमलों में 13 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं आज। मगर हैरत की बात यह है कि ये बर्बरियत अमरीकी सदर को नज़र नहीं आती। अलबत्ता वो हमास को धमकियाँ देने में मसरूफ़ हैं कि अगर हमास ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो मिडल ईस्ट और आस पास के जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो गज़ा में दाखिल होकर हमास को सीधा करने के लिए तैयार हैं। जबकि हम ये देख रहे हैं कि कतर ने इजरायली जारहियत की शदीद मजम्मत की है। अमरीकी नायब सदर JD वांस अमन मिशन पर फिर इजराइल जा पहुंचे हैं। दूसरी जानिब कैनेडियन वजीर आजम ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी का इंदिया देकर आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। जबकि आयतुल्लाह खामनाई उन्होंने दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ट्रंप की जो जौहरी मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद करते हुए इसे गुंडागर्दी करार दी है। ना सिर्फ उसे गुंडागर्दी करार दी है बल्कि ये भी उन्होंने कहा है कि जो उनकी जानिब से बार बार कहा जाता है कि उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिट किया है और उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है ईरान के, तो ये कहना गलत होगा, बल्कि ये इनकी खाली और ये इनके ख्वाब में ही हो सकता है। उनका ये ट्वीट सामने आया है। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट उस्मान वड़ाइच साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों को वेलकम करते हैं। उस्मान साहब, आपसे आगाज़ करते हुए सबसे पहले तो मैं गज़ा पीस प्लान के हवाले से बात करना चाहूँगी, जिसको हम देख रहे हैं कि जो सीज़ फायर की गई उसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग आज हम देख रहे हैं कि मेहदी हसन साहब जो कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं और बड़ी तहरीक को वो मूवमेंट को इस वक्त लीड भी कर रहे हैं अमेरिका में, उनका बड़ा इंटरेस्टिंग तजिया आया। उन्होंने कहा कि गज़ा में जो सीज़ फायर हुई है वो बेसिकली फ़लस्तीनियों को सीज़ किया गया है और इजराइल इसमें फायर है। ये जो सारी सिचुएशन बनी है, हम देख रहे हैं कि जैसे ही हॉस्टेजेस रिलीज़ हुए उसके फौरी बाद हमने देखा कि अब ट्रंप साहब के भी पैंतरे बदल रहे हैं और इजराइल की जानिब से बार बार वहाँ पर वायलेशंस की जा रही है और धमकाया हमास को जा रहा है। तो इसके बाद आप क्या बनते हुए वहाँ पे सूरत हाल देख रहे हैं? ग्रेटर इजराइल प्लान ही उसी पर इम्प्लीमेंटेशन होगी? मेरा नहीं ख्याल, हम जो है ना वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट। लेकिन ये बात है कि जो इजरायली जारहियत है वो मुसलसल जो है बेलगाम हम देख रहे हैं, ना फ़लस्तीनियों को अमन मैसर है, ना वहाँ पे इमदाद, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वहाँ पे सीज़ फायर को मसाइल दरपेश है। लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। जिस तरीके से फॉलो अप करने के लिए वहाँ पे पहले टच डाउन किया विटकॉफ ने और जेरेड कुशनर ने, और दूसरे दिन कल पहुंचे वहाँ के ऊपर JD वांस है, और मेरे ख्याल में वो फोर्स कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं नेतन्याहू को कि वो सीज़ फायर को बहाल रखें। याद रखें कि अमेरिकन को पर्टिकुलरली वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कोई गरज नहीं है फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी से। उनके वहाँ हित्ते में वसी कारोबारी मफाद हैं जिसके तहत वो यहाँ के ऊपर चाहते हैं कि मुज़ाकराती अमल जो है वो आगे की तरफ बढ़े। जबकि दूसरी तरफ जो कि नेशनलिस्ट वहाँ के हैं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, वो फोर्स कर रहे हैं नेतन्याहू को कि आप वही जो हमारा पहले से पैटर्न था उसे पुश करते रहे। लेकिन मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए डाउन द लाइन इस चीज़ को आगे तक लेके जाना, क्योंकि हमास जो है जिसकी अभी भी 1 लाख मुसल्ला जो कारकुन है वहाँ के ऊपर, वो पूरे गजा का कंट्रोल जो है ऑफ कोर्स वो इलाके छोड़ के जहाँ पे इसराइली फौजी हैं वो संभाल चुके हुए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि वक्ती तौर पर नस्बो ज़ब्त जो है हमने उनके हवाले किया, लेकिन उनको डिसआर्म करने की कोई मुद्दत तय नहीं की गई। लेकिन जो उन्होंने कल बयान दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि तमाम खित्ते के जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़, पर्टिकुलरली टर्की, जॉर्डन और मिस्र, वो वहाँ पर स्टेबलाइजेशन फोर्स के तहत खित्ते में उतरने के लिए तैयार हैं और वो कन्फ्रंट करेंगे हमास को। जबकि उन तीनों कंट्रीज़ की तरफ से ऐसे कोई हमें सिग्नल जो है उस तरीके से नहीं मिले। और हमास जो है वो बड़ी डटी हुई है। उसने ना सिर्फ ये कहा है कि हम सिर्फ इक़्तिदार जो है मुंतकिल करेंगे उन फ़लस्तीनी अबूरी इंतज़ामिया को जो जिसका ताल्लुक फ़लस्तीनी लोगों से होगा, और हथियार हम सिर्फ और सिर्फ खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के बनने पर सरेंडर करेंगे। हमास वहाँ पर कोशिश कर रही है रेलिवेंट रहने की। वो चाहते हैं कि जामिया जो फ्रेमवर्क बने सियासी उसके अंदर वो शामिल हो, इसलिए वो अपने नाम को शायद तब्दील कर दें, क्योंकि इस तरह के मिलिटेंट्स ग्रुप हम माजी में भी देखते हैं। NCC ने जब लड़ाई की वहाँ के ऊपर हम देखते हैं जनूबी अफ्रीका में, तो वो ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बन के अब वहाँ के ऊपर गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में इस तरह के इतने जो जत्था जो है पर्टिकुलरली जो कि सबसे बड़ा वहाँ के ऊपर, उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज करना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है, और ट्रंप इंतजामिया इसको समझती है। दूसरी तरफ हम हालिया बयानात देखते हैं तो उसके अंदर मैं चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को अगर एक साइड पे देख लें तो विटकॉफ कर रहे हैं कि इसराइल ने हमें बेट्रे किया कतर पे अटैक करके। जेरेड कुशनर कहते हैं CBS को इंटरव्यू देते हुए कि इसराइल को चाहिए अमन का वो रास्ता तलाश करे जिसमें फ़लस्तीनियों की तरक्की भी हो और बेहतर मेयारी ज़िंदगी गुजार सकें। इसकी बड़ी रीज़न आपको समझना पड़ेगी, ट्रंप
लेड वहां के ऊपर जो है हम देखते हैं किस तरह कारोबारी मफादात जो है उसको फैलाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर अभी हालिया खबर आई है कि वहां पे जद्दा के अंदर ट्रंप प्लाजा बन रहा है, पहले ट्रंप टावर था। इसी तरीके से यूएई के अंदर ट्रंप होटल है वहां के ऊपर, वहां पे भी एक इंटरनेशनल टावर खड़ा हो रहा है। गोल्फ रिजॉर्ट बन रहा है इस वक्त वहां पे दोहा के अंदर, मस्कत में ट्रंप टावर बन रहा है। तो मेरे ख्याल में जेरेड कुशनर के जो अफिनिटी पार्टनर जो उनका ग्रुप है मियामी में ऑपरेट कर रहा है, जिसमें सऊदी अरेबिया और कतर के जो है बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वॉल्व है वहां सॉवरन फंड के, और जिस तरीके से अमेरिका सऊदी अरब को दफाई मुआहदे करना चाह रहा है कतर की तर्ज पे, तो मुझे लगता है वो इजराइल जो है वो किसी सूरत में कन्फ्रंट ज्यादा देर तक कर नहीं सकते, वो सिर्फ वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार, याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप हमास को धमकी दे रहे हैं फ्रंट लाइन के ऊपर आके पब्लिकली पूरी दुनिया के सामने, लेकिन बिहाइंड डोर जो है वो इजराइलियों को भी स्नब कर रहे हैं उसी तरीके से। क्योंकि इस वक्त जो आपने पहले मंजर कशी की कि तेहरान इनकार कर चुका है मुज़ाकरात से, बुदापेस्ट के मुज़ाकरात जो है वो खत्म हो चुके हैं, एट हॉल्ट हैं, क्योंकि सरगई लॉरोफ जो है उन्होंने कहा हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, डोन्सबॉर्ग रीजन हमारे हाथ में रहेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि जो इमेज उन्होंने खड़ा किया है नेतन्याहू उसको मुकम्मल तौर पर डाइल्यूट कर दें। लेकिन इस सारे मामलात के बीच फलस्तीनियों के लिए जो अमन का रास्ता है वो देर पा मौसर होता हुआ जो है लॉन्ग टर्म नजर नहीं आता। इसमें कोई शक नहीं कि जेडी वैंस वहां पे मौजूद है और उन्होंने वहां पे सिविलियन मिलिट्री कोऑपरेशन सेंटर खोला है, लेकिन प्रॉब्लम यह है वो हर चीज को इजराइल सेंट्रिक होकर देख रहे हैं। अब सारी इमदाद और सामान की तरसील उस जगह से होगी जो इजराइल बेस्ड है। उन्होंने इस पूरे दौरे के दौरान किसी फलस्तीनी रहनुमा से मुलाकात नहीं की, हमास को साइड पे रखते हैं, पीएलओ के लोगों को एंगेज नहीं किया उन्होंने। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि असल स्टेक होल्डर जो है उनको आप इंटैक्ट नहीं कर रहे, वहां के ऊपर है। मेरा ख्याल में अरब जो है वो बड़े प्रैक्टिकल है, बड़े प्रैग्मेटिक हैं, वो किसी सूरत में हमास को वहां के ऊपर कन्फ्रंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक पब्लिक सेंटिमेंट्स हम देखते हैं पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर वो बिल्कुल एक साइड के ऊपर हो चुका है। तो इब्राहिमी मुआहदे, ये सारी चीजें जो है ये लेटेस्ट स्टेज के अंदर है। लेकिन हमास जो है वो इस वक्त सियासी तौर के ऊपर बड़ी हम देखते हैं कि मुदब्बराना अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि इस वक्त अल खलील अल खैया जो है वो मिस्र में मौजूद है और वो चाहते हैं इंट्रा पैलेस्टीनियन डायलॉग हो, वहाँ की तमाम फोर्सेज जो हैं फलस्तीनियों की वो खुद तय करें कि उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर यही आ रही है कि अमेरिका लूप में नहीं ले रहा फलस्तीनी ग्रुपों को, और तमाम कंट्रीज बशमुल तुर्की वो चाहते हैं कि रीजन के अंदर जो है उन स्टेक होल्डर को जो वहाँ के ऊपर लोकल फैक्शंस उनको लूप के अंदर लिया जाए। जी, लेकिन एहतशाम साहब हम वही तो देख रहे हैं कि जब इन तमाम मामला को डोनाल्ड ट्रंप सब ओवरसी करेंगे और उसमें हमास का भी कोई किरदार नहीं होगा, तो फिर क्या आगे ये जो सीज़ फायर है ये लास्ट कर पाएगी? और जो जिस तरह से उस्मान साहब कह रहे हैं कि उनको कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अभी नहीं दिखाई दे रहा, गज़ा की उनकी तकालीफ कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। साथ ही साथ इसके साथ ही ऐड ऑन कीजिएगा जो हम ईरान वाला मामला भी डिस्कस कर रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनेई पहले भी बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपने डिस्ट्रक्ट कर दिए हैं हमारे न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को, तो ये आपकी खाम ख्याली है। सो यहाँ पर आप क्या हालात बनते हुए देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन ईरान में बढ़ता हुआ जो हम प्रेशर देख रहे हैं उनके ऊपर सैंक्शंस का, तो उसके नतीजे में आने वाली हैं। तो फिर क्या ये गिव अप करेंगे? लेकिन उनकी तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी इस वक्त हम देख रहे हैं कि मजबूत है और काफ़ी दिखाई दे रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग इस मामले में। ये हम ना ईरान से ही बात शुरू कर लेते हैं। आपने ईरान पे बात की, गज़ा पे मैं आ जाता हूँ। देखिए, ईरान के वाले से तो ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव, आपने देखा पिछले महीने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ इनका मुआहदा हो गया था। ये ईरान पे हमलों के बाद अब ये लग रहा था कि जी अब किसी ना किसी तरीके से ईरान अपना प्रोग्राम, जौहरी प्रोग्राम को चला पाएगा और इसकी एश्योरेंस रेगुलरली वो देता रहेगा। उनके नुमाइंदे पहले जो उनको भेज दिया गया था कि नहीं ईरान में आएंगे, वो आते रहेंगे। एक महीने के अंदर अंदर इस डील से बाहर निकलना ना ये बहुत ही परेशान कुन है। अब जो अंदर से ख़बरें आ रही हैं, जो मेरा ख्याल है इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा अब खौफ लग रहा है कि वैसे ही 45 साल से इतनी खौफनाक किस्म की जो है ना वो सैंक्शन लगी हैं, अब मज़ीद सैंक्शन लगाने का प्रोग्राम बना लिया गया। और मेरी भी कुछ इतलात यहाँ सफारती ज़राए यहाँ पे बताते हैं कि ईरान के साथ कोई हाथ होला नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उस हवाले से तो उनका वही है कि जी ईरान को अंडरमाइन करने के लिए ज़रूरी है कि वो खुशनुदी पूरी की जाए इजराइल की। तो यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि ईरान के लिए आमना को अच्छी खबर है, इतनी आसानी वाली बात है। और वहाँ वाकई आप सही कह रहे हैं, होटल बंद हो रहे हैं, वहाँ पे टूरिज़म उनका बहुत बुरे तरीके से हट कर गया है।
सुबह को इन्फ्लेशन उनके सिक्के की कुछ और होती है, शाम को कुछ और होती है, तो उनकी माशी मुश्किलात में बहुत इजाफा हो रहा है। लेकिन बहरहाल वो वहाँ पे एक एलर्जी है, एक हुकूमत है, वो किसी सूरत में भी वो जिसको कहते हैं हमने भाव नहीं करना, नीचे नहीं लगना, उसके नुकसानात उन्होंने उठाने पड़े। बावजूद इस बात के जब उन पर हमला किया गया था, कुछ लोगों ने मशवरा दिया था, इवन हमने भी मशवरा दिया था, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने भी कहा था कि देखें अपने आप को बचा लें, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बना लें और बचा लें, किसी तरीके से कोई डील कर लें, नहीं बात मानी थी। अब आ जाए गज़ा पे, देखें हम ना इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप फैमिली के कारोबारी मफादात अपनी जगह है, लेकिन अब मसला ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की अपनी सियासी साख का भी बड़ा मसला है। देखिए आपने मंडे वाले दिन जैरेड कुश्नर भी गए और स्टीव विटकॉफ भी गए, लेकिन उनको उन्होंने घास नहीं डाली, बात ही नहीं मानी, और फिर आपने देखा जेडी वांस बैठे हुए हैं। साथ ही उस पर बहुत ज़्यादा इसराइल की काबीना में जो फार राइट है ना, उन्होंने एक मुसीबत डाली है। देखिए मैं आप देख रहा था न्यूयॉर्क टाइम की खबर, उनके एक फार राइट मेंबर हैं जिनका नाम है बेजल स्मूच, उन्होंने कहा है कि जी छोड़ें इसको, भरपूर तौर पे दोबारा से लड़ाई करें और हमला करें हमास के ऊपर एक दफ़ा फिर। तो एक मेजॉरिटी जो है ना वो काबीना के साथ उनके साथ खड़ी है। अब ये बड़ा मसला बन गया नेतन्याहू के लिए कि वो उसने तो ये कदम उठाया था अपनी तरफ से कि जी मैं फार राइट से भी आगे जाऊँगा और मैं अपनी बात मनवा लूँगा, मुझे सियासी फ़ायदा होगा, वो होता नज़र नहीं आ रहा है। अब मसला ये है कि जो ही उनको अगर हटाया जाता है तो उनके ऊपर, उनकी बीवी के ऊपर करप्शन के चार्जेस अदालत में जाना पड़ेगा, तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। अब देखिए हम ना एक और इसमें जो बड़ा इशू आ रहा है ना, वो ये है कि ये मसला तो हल नहीं हो पा रहा। अब ये गज़ा सीज़ फायर अगर ये होल्ड नहीं करती तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल होगी। नतीजतन वो हर सूरत में, बावजूद इस बात के कि पूरी सपोर्ट उन्होंने की है इजराइल की, और जब पिछले दिनों पार्लियामेंट में गए आपने देखा 15 मिनट बोलना था और 1.5 घंटा बोलते रहे, और वहाँ जहाँ मेन फंक्शन होना था वो बहुत लेट हो गया था, जहाँ पे साइनिंग सेरेमनी होनी थी इजिप्ट में। तो अब ये है कि वो जो आप देख लें लेटेस्ट WHO को चीफ का जो बयान है ना, वो बड़ा खौफनाक है। वो कहते हैं कि हेल्थ कैटास्ट्रॉफी पैदा हो गई है गज़ा में, और वो कहते हैं कि कई जनरेशन तक ये जारी रहेगी। आमना कई जनरेशन तक का मतलब है कि अगले 100 साल तक भी यूँ लगता है कि वहाँ पे सूरत हाल ख़राब रहेगी। बच्चे पैदा होंगे तो किस तरीके से उनकी अपना इसको कहते हैं हैंडीकैप होंगे, क्या सूरत हाल होगी, सब्जियों की अपना एग्रीकल्चर की क्या सूरत हाल होगी। तो इतना आसान नहीं लग रहा, और ये बहुत बड़ा टेस्ट केस है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कि वो किस तरीके से इनको मनवाते हैं। हाँ ये हुआ कि दोनों तरफ से खिलाफ वर्जी की गई, लेकिन 2 लोग मारे गए थे रफ़ा में, 2 फौजी इनके इजराइल के, उसके जवाब में उन्होंने बड़ा भरपूर हमला करके 13-14 बंदों को मारा और उससे पहले 30 लोगों को मारा। अब यह है कि मामला अगर बिगड़ता है तो मेरा ख्याल है ये रीजन के लिए परेशान कुन बात होगी। मिडिल ईस्ट के सारे प्लेयर अब परेशान है कि अब क्या करें। जी बिल्कुल ठीक। उस्मान साहब एक और चीज़ अभी जो हम यही बात कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के जो बाकी प्लेयर्स हैं जिन्होंने इजिप्ट में पीस समिट में पार्टिसिपेट भी किया और इस गज़ा प्लान को उस पर उन्होंने मुत्तफ़िक भी हुए, अब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो कि हम देख रहे हैं कि शामिल हो चुके हैं, तो क्या जैसे हम आगे देख रहे हैं कि बार बार सीज़ फायर की वायलेशन और इसके साथ साथ जो अभी भी वहाँ पर एड के मामलात हैं उनको बार बार हॉल्ट करना, जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी आज कह रहा है कि वहाँ पर नाकाफ़ी एड पहुँच रही है, इस सिलसिले में वो आगे बढ़ के प्रेसिडेंट ट्रंप से सीरियस संजीदा टॉक करेंगे और कोई बंद बांधेंगे इजराइल की जो ज़्यादतियाँ हैं उनके आगे? जी डेफिनेटली, मेरे ख्याल में अभी भी लेवरेज है डोनाल्ड ट्रंप का। मैं पार्शली एग्री करता हूँ हमारे जो फेलो पैनलिस्ट हैं उनकी बात से, लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप के पास आर्म्स कंट्रोल जो है वो सारा फिनोमेना जो है वो उनके हाथ के अंदर अभी भी। जो सबसे बड़ा डिपो है इसराइल के अंदर जो सोवियत यूनियन के खिलाफ बनाया गया था, जिसको भी पिछले महीने ही दिया गया वेपन है, डोनाल्ड ट्रंप रोक सकते हैं। और मेरा ख्याल में अभी तक हमास इंटैक्ट है, 1 लाख लोग हैं और वो गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए बड़े एलिजिबल हैं इस हवाले से। तो मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी साख को कंप्रोमाइज करेंगे, और जो कुछ तेहरान उनके साथ कर रहा है इनकार करने के बाद, पुतिन उनकी बात नहीं मान रहा, तो वो ज्यादा देर तक जो है ब्लैकमेल कर सकता है। और फिर हमसाया मुल्क जिनके साथ इनके बड़े खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं माजी में, कनाडा की जानिब से इतना बड़ा बयान आना, उनका ये कहना कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर की अरेस्ट होने के हवाले से ये भी एक मसला ना आमना कि ये जो अब जोर दिया जा रहा है कि जी हमास को डिसआर्म कर दिया जाए, देखिए इसके बड़े खतरनाक नताइज निकलेंगे, क्योंकि अभी भी वहाँ वो बड़े एक्टिव हैं और इतनी आसानी के साथ ये नहीं होता। हमास से सारे लोग डरते हैं कि ये इनको बंद किया गया और मुल्कों में चले जाएंगे, मसाइब मुश्किलात पैदा करेंगे। और फिर ये भी है कि अगर उनका कोई एक्टिव रोल आप नहीं देते उनको, ये कहा जा रहा है कि उनको क्वालिटी पीछे हटा सकते हैं, वो स्टेप अवे हो सकते हैं, लेकिन उनको कुछ ना कुछ रोल देना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे डिसआर्म कर दें, कोई सियासी रोल नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है पीस प्लान फिर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हो सकेगी उस पर। जी
जी जी, और जेडी वैंस साहब ने इसी चीज के ऊपर रिट्रेट किया। उन्होंने कहा हमने कोई महसूस मुद्दत नहीं दी वहां के ऊपर इन्हें डिसआर्म करने के हवाले से, और सारा जो कंट्रोल है उनके हवाले हैंड ओवर कर दिया। अब प्रॉब्लम है कि वहां के ऊपर कुछ मुसल्लह ग्रुप हैं जिनको पैसा दे चुके हैं, फंडिंग दे चुके हुए हैं और साथ में वेपन दे चुके हैं, और वहां पे गुरीला वॉर लाइक सिचुएशन है इस वक्त। और हमास जो है सजाएं दे रही है उन ग्रुप्स को, उन कबाइल को जो कि इसराइल की लाइन को टो करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद जमीनी हकायक से वाकिफ नहीं है। हमास का सिर्फ 1 लाख लोग नहीं, वो डिस्ग्रंटेड लोग जिनकी फैमिलीज के लोग मारे गए हैं, वो सारी रिक्रूटमेंट हमास कर रही है। प्रॉब्लम सिर्फ यही आती है कि हमास की क्यादत उस तरह से मुतहिद नहीं है, जो कि गजा से बाहर जो अल खलील अल खैया, खालिद मिशेल और जो 1-2 और लोग हैं वो उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, और टॉप टीयर सेकंड टीयर भी उनकी एलिमिनेट हो चुकी हुई है। लेकिन डेफिनेटली हमास जो है मुस्तकबिल के अंदर सियासी फ्रेमवर्क में अपना एक बड़ा किरदार जो है वो चाहती है, और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को मुकम्मल समझते हैं कि हमास को मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल करना इस स्टेज के ऊपर तकरीबन नामुमकिन है, एक अनार्किक सिचुएशन हो जाएगी। तो जब तक मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो हमास से जो इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं मिस्र के अंदर, कोई मेरे ख्याल में मामलात की फ्रेमवर्क तय नहीं करते, उस वक्त तक हमास जो है किसी सूरत के अंदर वहां से आपको मंजर से हटती नजर नहीं आती। और हमास जो है चूंकि सिविलियन आबादी का वहां के ऊपर पार्ट है, और मेरे ख्याल में किसी कंट्री ने, तुर्की ने, जॉर्डन ने और मिस्र ने अभी तक हमास से डिमांड नहीं की कि आप डिसआर्म करें। वो सिर्फ चाहते हैं कि अबूरी फलस्तीनी इंतजामिया को आप कंट्रोल हैंड ओवर कर दें, और ये हमास पहले से ही इस हवाले से तैयार है। तो मेरे ख्याल में जब तक आप PLO को एक और चीज भी देखने वाली जो कतर की बात है ना, कतर का अब जितना स्ट्रांगली उसका एक रोल बढ़ गया है उन पे हमले के बाद। अभी देखिए कतर जो है ना वो एक डील करना चाहता है, डिफेंस डील अमेरिका के साथ। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को ये परेशानी है कि भी पहले हमला करके हमें बड़ी दूर किया गया, बड़ी मुश्किल से वो मेरे करीब आए हैं। अब कतर बड़ा स्ट्रांग उनका एक प्लेयर हो गया है, और सऊदी अरब और UAE बाकायदा उनको इस हवाले से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब प्रेसिडेंट ट्रंप को भी और रीजन के मालिक को भी सोचना पड़ेगा कि कतर की बात को ना करके, जिन्होंने भरपूर मजम्मत की है इसराइल के हमलों की, मेरा नहीं ख्याल कि कोई उनकी बात को इग्नोर किया जा सकता है इतनी आसानी के साथ। राइट, थैंक यू सो मच उस्मान वड़ाई साहब फॉर योर टाइम। सब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। KP गवर्नमेंट के हवाले से खबरें हैं और PTI में इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के हवाले से। 13 अक्टूबर की तारीख थी नाजरीन, जब वफाक के तहफ़्फ़ुज़ात और तमाम तर मुखालफतों के बावजूद सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के CM मुंतखब हो गए। फिर हल्फ का मसला उठा, तनाज़ात ने घेर लिया, मगर बिल आखिर ये मरहला भी मुकम्मल हुआ। अब 9 दिन गुजर चुके हैं, मगर सूबाई काबीना की तश्कील ताहाल मुमकिन नहीं हो सकी, जिससे गवर्नेंस के संगीन खदशात जन्म ले रहे हैं। क्या ये ताख़ीर पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का नतीजा है? इसी दौरान हम देख रहे हैं कि PTI ने नेशनल असम्बली में महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है, जिस पर सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई है। सवाल ये भी है कि पार्टी के CEO को नज़रअंदाज करके अचकज़ई को क्यों चुना गया, और क्या ये फैसला पार्टी को मज़ीद कमज़ोर करेगा या क्या मामला बनेंगे? एहतशाम साहब का तज्जिया और ख़बर लेते हैं। एहतशाम साहब, क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनसाइड स्टोरी में आपसे जानना चाह रही हूँ, वाई डिड दे चूज महमूद खान अचकज़ई साहब एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असम्बली? क्या इनके पास बाकी जो लीडरान थे वो कॉम्पिटेंट नहीं थे, एलिजिबल नहीं थे, क्या मामला थे? और दूसरा, अभी तक फॉर्मेशन क्यों नहीं हो सकी काबीना की? जी आमना, दोनों सवाल आपके बड़े हैं। मैं देखें बुनियादी तौर पर तो ये है कि आखिरी खबरें आने तक, जब कल बाकायदा तौर पे PTI ने नामज़द कर दिया है महमूद खान अचकज़ई को, 1 वोट पार्टी जो है, 1 मैन पार्टी जो है नेशनल असम्बली में, उनको, तो ये इख्तलाफात जो है ना पहले भी थे, अब खुल के सामने आना शुरू हो गया। और यही जो इतलात हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स कह रहे हैं कि जी ठीक है, इनकी तैनाती तो अब कर दी गई है, फॉर्मल अनाउंसमेंट तो अभी करेंगे वो इफ्सन बट के साथ, स्पीकर साहब, वो भी थोड़ा टाइम लेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी जो पार्टी के बाकी लोग हैं ना, जिन्होंने आखिरी दम तक ये कोशिश की थी कि 3 नाम दिए थे बानी को, और दोनों बहनों तक भी नाम गए थे, वो ये थे बहन और बेगम साहिबा, उनके नाम के पास गए थे। उन्हें कहा गया था कि जी या आप अली मोहम्मद ख़ान को इसके लिए लीडर ऑफ दी ओपोजिशन के तौर पे ले लें, या आमिर डोगर जो चीफ व्हिप हैं PTI के, और तीसरा नाम गया था सनाउल्लाह मस्ती खेल का। लेकिन बानी PTI ने सारे नाम रिजेक्ट कर दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं ये भी नाराज़गी है कि उन्होंने कहा कि जी जिस तरह मैं चाहता हूँ टू पुट अप अ ग्रेट फाइट, वो नहीं कर रहे, तो ये मैं अचकज़ई से ही तवक्को करता हूँ कोई ये करे। फिर उसके बाद अभी तो फ़ैसला भी होना है आमना कि वो जो अपने
राजा नासिर अब्बास साहब हैं वहदतुल मुस्लिमीन पार्टी के, उनको सेनेट में अभी बनाना है, तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन ये रिजेंटमेंट वहाँ पे भी चल रही है। अब ये फैसला तो कर लिया गया, ज़ाहिर ना कोई भी नहीं करता, अब ये बन गए हैं, क्या कितने कामयाब होंगे नहीं होंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत ग्रुप्स बन गए, उनका भी मैं आपको और भी बताऊँगा। ये जो आप सवाल कर रही हैं कैबिनेट की फॉर्मेशन का, अब इसके हवाले से ख़बर ये आमना कि जब तक ये बानी पीटीआई से सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं होती, जो नए चीफ मिनिस्टर हैं, कहा जाता है कि जी एक शेडो कैबिनेट बना दी जाए। और ये वैसे पाकिस्तान की क्या दुनिया की तारीख में पहली मरतबा होगा कि रूलिंग पार्टी शेडो एक कैबिनेट बनाएगी। हमेशा कैबिनेट जो है ना शेडो की वो अपोजिशन के लोगों की होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हुकूमत जो है ना वो स्टैंड स्टिल है और कोई परफॉर्म नहीं कर पा रही, किसी तरह का एजेंडा नहीं सामने आ रहा केपी का चीफ मिनिस्टर का, तो लिहाजा ये बना दिया जाए। अब इसमें भी बड़े इख्तलाफात है। एक ग्रुप जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इनको, बैरिस्टर साहब को, वो कहते हैं कि जी उनको बना दिया जाए, एक एडवाइज़र लगाया जाए, और वो बहुत बेहतर काम करते हैं। और इसके लिए कहा जा रहा है कि जो बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट दी गई है वो इनकी तरफ से दी गई थी। जो 3 नाम हैं, अली ज़फ़र साहब बैरिस्टर सैफ को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से गंडापुर ने भी कहा था, और इसके अलावा 1-2 और लोग हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जी इनको जिस तरीके से हटाया गया था गंडापुर को, वो ठीक नहीं है। अब इनके ऊपर बात आ रही है कि जी जिस तरह ये काबीना बना के चलाना चाहते हैं तो शायद बात नहीं बनेगी। ऊपर से तो सारे आमना ना कोई नहीं करता, लेकिन अंदर से बातें यही आ रही हैं कि जी कैसे काबीना चलेगी। और फिर वो जो करप्शन की बातें ख़त्म नहीं हो रही, वो कह रहे हैं BRT प्रोजेक्ट हो, कोहिस्तान का प्रोजेक्ट हो, इसी तरह से मालूम जब्बा का करप्शन का केस है, फिर कोहिस्तान का, फिर बिलियन ट्री सुनामी वाला केस है। वो कहते हैं ये करप्शन की कहानी है, और परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है, डिलीवरी बिल्कुल नहीं है। और ये नए चीफ मिनिस्टर साहब जो आ भी गए हैं तो इनको नहीं लगता कि ये कोई और काम करेंगे और कारकर्दगी कैसे दिखाएंगे। वो तो एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है कि बानी पीटीआई को रहा करवाना है, उसके लिए हर तरह की कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार है। अब ये कितना आगे चलेगा, कितनी मुश्किल होगी, ये देखने वाली बात है। एक और बड़ी बात जो अंदर से आई आमना वो है कि आपने देखा कि बानी पीटीआई ने जो अडयाला जेल में जब उनकी तारीख होती थी तो बहुत सारे लोग पीटीआई के आते थे, उन्होंने उनको मना कर दिया कि आप वहाँ ना आएँ। इस पर भी लोग बड़ी हैरत का इज़हार कर रहे हैं कि अब्रप्टली ये क्यों कर दिया गया। कुछ लोगों का ख्याल है कि इससे वहाँ क्राइसिस पैदा होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं। दूसरा ये है, उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ पीटीआई की केसेस हाई कोर्टों में लगे हुए हैं, आप वहाँ जाके एहतजाज करें। एक और बात जो और अंदर से सामने आई है कि अब ये तो आपको पता है कि दिनों की बात है कि तोशा खाना 2 में सज़ा सुना दी जाएगी बानी पीटीआई को। इस पे कहा जा रहा है कि ये नया लाहेअमल क्या होना चाहिए। तो जो आखिरी मुलाकात सलमान अकबर राजा की हुई है, इसमें कहा जाता है 4 घंटे की मुलाकात हुई थी, और उसमें कहा गया था कि जी अब लाहेअमल क्या अख्तियार किया जाए। तो इन्होंने प्लान किया गया जी मासिफ जो है ना वो रैलीज़ और एहतजाज किए जाएंगे, लेकिन साथ ही इस बात का भी खदशे का इज़हार किया गया कि केपी में तो हमने करके देख लिया, आखिरी जलसा भी किया, वो कामयाब नहीं हुआ। कितना हुआ, गंडापुर पे बहुत क्रिटिसिज्म आया क्योंकि ऑर्गेनाइज नहीं था। वो कहते हैं 12 करोड़ पे मैंने खर्च भी किया अपनी ज़ात से, तो लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे मसाइल है। पंजाब में वहाँ पे अब कहते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आलिया हमज़ा को जिस तरह साइड लाइन किया गया, वैसे भी उन पर सज़ा उनको हो चुकी है, तो वो शायद बसे पड़ता चली गई हैं, अंडरग्राउंड चली गई हैं। तो वो कहते हैं जब तक पंजाब से ये एहतजाज नहीं होता पीटीआई के लिए कोई कामयाबी नहीं। तो असल बात आमना ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ये ग्रुपिंग जो है ना, इसकी वजह से बड़े मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। आपने देखा जिस तरीके से अलीमिया बीबी को हटा के दूसरी बहन उनकी जो है नौरीन भी, उनको नौरीन खान को लगा दिए गए। वो भी कहा जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। पीछे से ग्रुप है, अलीमा बीबी का भी ग्रुप है, बुशरा बीबी का ग्रुप है, फिर जो एक ग्रुप है वकला का, उनकी अपनी बात है, और फिर एक सियासी लोगों का है। तो नतीजतन ये है कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद मसाइल और मुश्किलात हैं। आइंदा आने वाले दिनों में कहा जाता है कि शायद ये मुश्किलात कम नहीं होंगी जब तक कि वहाँ से फ़ैसला नहीं होता कि हाथ खुला रखा जाएगा। और एक ही बात कही जा रही कि पहले इन द फर्स्ट प्लेस अपनी सोशल मीडिया टीम को रुकवाएं। वो जो रियासत और अदारों को जिस अंदाज से आए दिन गालियाँ निकाली जाती है, तनकीद की जाती है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी कोई आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो एज़ वी स्पीक तो मामला तो स्टैंड स्टिल है, और केपी की गवर्नमेंट के ना बनने की वजह से कैबिनेट में इनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर द इनसाइट एहतशाम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और इस हवाले से बड़ी अहम खबरें और तज्जिया पेश किया। आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात करते हैं, जिसको दरपेश चैलेंजेस कम नहीं हो रहे। माली साल 2024-25 में 9 ममालिक के साथ तजारती खसारा 29.42% बढ़कर 12.29 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले साल 9.5 अरब डॉलर था।
इसी दौरान पाकिस्तान को हेनले एंड पार्टनर्स के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स में दुनिया के कमज़ोर तरीन ममालिक में शुमार किया गया है, जो मुल्क में पायदार इक्तसादी इस्तेहकाम, हुक्मरानी और सरमायाकारों के एतमाद के हवाले से जारी चैलेंजेस को जाहिर करता है, जिससे सरमायाकारी के एतमाद पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वज़ीर ख़जाना मुआशी इस्तेहकाम, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफे और अफरात ज़र में कमी को बड़ी कामयाबियाँ करार दे रहे हैं। अब सवाल ये कि किस तरह से हल निकाला जाए, इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इकोनॉमी एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगर हम जो इंट्रो का सेकंड हिस्सा है उससे स्टार्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस के हवाले से ख़ास तौर पे बात हो रही है। हेनले और पार्टनर्स ये निशानदेही कर रहे हैं कि हमारा जो वीक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, गवर्नेंस है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, इसके हवाले से वो निशानदेही कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में रेजिलियंस स्कोर की वजह जो हम देख रहे हैं कम होने की वजह क्या है? ऐसे कौन से की स्ट्रक्चरल आप समझते हैं ड्राइवर्स हैं जिनको हमें एड्रेस करना है ताकि हम रीस्टोर कर सकें इस कॉन्फिडेंस को? देखिए, मईशत को अमूमन बहुत ही पेचीदा बना के पेश किया जाता है। अगर मईशत को दो हिस्सों में बांट लें, जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं, यानी कि बैरूनी सेक्टर, और एक इंटरनल सेक्टर। देखिए, पिछले कोई साल या 2 साल की जो एक्सटर्नल सेक्टर के हवाले से तस्वीर सामने आती है वो बड़ी मुस्तहकम है। उसमें जैसे आपने भी जिक्र किया कि 14 साल में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि करंट अकाउंट में सरप्लस सामने आया है। स्टेट बैंक के ज़खायर कोई $20 बिलियन तक पहुंच रहे हैं। इसी तरह जो वर्कर्स की रेमिटेंसेस हैं वो लगभग $40 बिलियन तक पहुंच रही हैं। तो एक्सटर्नल सेक्टर तो स्टेबल नज़र आता है। असल मसला है पाकिस्तान के इंटरनल सेक्टर में, जो अंदरूनी जिसको हम कहते हैं, जहाँ आप और मैं और बाकी 24 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं, वहाँ पे मसला ये हुआ है कि एवरेज पाकिस्तानी ख़ानदान जो है उसकी क़ुव्वत ख़रीद तकरीबन ख़त्म हो गई। यानी कि आप सोचिए कि 50% पाकिस्तान की आबादी जो है वो इस वक्त शराय गुर्बत से नीचे रह रही है, और उसकी वजह यह है कि क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई। और क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होने के पीछे वजह यह है कि पिछले कोई 3 सालों की अगर आप मजमूई इन्फ्लेशन जमा कर लें तो लगभग 70 से 80% इजाफा आया है अशिया की कीमतों में जो आप और मैं कंज्यूम करते हैं। और उस दौरान एवरेज पाकिस्तानी की तनख्वाह आप समझिए अगर बढ़ी है तो 8-10% से ज़्यादा नहीं बढ़ी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह बढ़ी ही नहीं। तो अगर 70 से 80% कीमतों में इजाफा आ गया और एवरेज पाकिस्तानी की तनख्वाह ना बढ़े, तो फिर गैस का बिल देने के बाद, बिजली का बिल देने के बाद, शायद पेट्रोल का खर्चा पूरा करने के बाद एवरेज पाकिस्तानी की जेब खाली हो जाती है, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि क़ुव्वत ख़रीद नहीं बची। तो जब बिजली का बिल देने के बाद, पेट्रोल के खर्चे के बाद, गैस का बिल देने के बाद आपकी जेब खाली हो गई, अभी बच्चों की फ़ीस देना बाकी है, किराया मकान का किराया देना बाकी है, अगर कोई इमरजेंसी खुदा ना खास्ता आ जाए, तो असल मसला हमारे इंटरनल सेक्टर में है। और वो असल मसला है कि क़ुव्वत ख़रीद आम पाकिस्तानी की ख़त्म हो गई। करेक्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, ये जो हम देख रहे हैं कि वीकर पासपोर्ट के हवाले 4th नंबर पर आ गया है, तो इसका किस हद तक नुकसान हुआ है? वही हम इन्वेस्टर के हवाले से अगर बात करें, हम बैरूनी सरमायाकारी को यहाँ पे अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमारा FDI किस हद तक मुतासिर होता है इससे? देखिए, ये मामला थोड़ा सा फोकस करने वाला है। पहली बात तो ये है कि जब तक पाकिस्तान में बिजली की कीमत जो है वो 50, 55, 60 रुपए फी यूनिट रहेगी, हम बाकी दुनिया के मुकाबले में, ख़ास तौर पे अपने हमसाया मुल्क के मुकाबले में कंपैरेटिव नहीं। तो अगर बाहर से कोई कंपनी आ रही है, पाकिस्तान में कुछ प्रोडक्शन करना चाहती है, तो 50, 55, 60 रुपए की बिजली लेके वो कंपैरेटिव नहीं हो सकती, पहला नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के जो कॉर्पोरेट टैक्स है, अब वो आप सोचिए कि तकरीबन 39% पे जाता है, 10% उसके ऊपर सुपर टैक्स जमा कर लें, 10% अगर वो मुनाफा शेयर होल्डर्स में बढ़ना है तो 10% इजाफी टैक्स लग जाता है, तो लगभग 50-60% का कॉर्पोरेट टैक्स का रेट बन जाता है, जो दुनिया में शायद 1 या 2 और ममालिक हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट हमसे ज़्यादा है। बाकी सारी की सारी दुनिया, आप समझिए लगभग 190 ममालिक जो हैं
वहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट पाकिस्तान के कॉर्पोरेट टैक्स रेट से नीचे है। तो जब हम FDI की बात करते हैं, अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, एक तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट और दूसरा जो है वो बिजली का रेट। लेकिन इसमें एक बड़ी अमेंडमेंट की जरूरत। देखिए, जो सेक्टर स्पेसिफिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, खास तौर पे कॉपर के सेक्टर में और ख़ास तौर पे जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसके सेक्टर में, क्योंकि पाकिस्तान के पास कॉपर के बहुत बड़े ज़खायर हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब दरियाफ्त हो रहे हैं कि हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बहुत बड़े ज़खायर हैं, तो सेक्टर स्पेसिफिक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान आएगी। ओके, ठीक। डॉक्टर साहब, आखिर में ये जिस तरह से हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें जो कि 34.54% जो है वो राइज हो चुका है पाकिस्तान में, तो आप इसकी वजूहात क्या समझ रहे हैं? क्या हमारी वीकर एक्सपोर्ट हैं, या आप समझते हैं एक्सचेंज रेट इसका इफेक्ट है, या हमारी रिलायंस बहुत बढ़ चुकी है इंपोर्ट्स पर? देखिए, हमारा जो सबसे जिसको आप कहते हैं कि तकड़ा सेक्टर है, वो जो हमें बचाए खड़ा है वो फॉरेन रिमिटेंसेस है। लगभग 35-40 अरब डॉलर की जो रिमिटेंसेस आ जाती हैं वो हमारा एक्सटर्नल अकाउंट को पूरा कर देती हैं, वरना हमारी इंपोर्ट्स बहुत तकड़ी हैं और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कमज़ोर है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस पर बात कर। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे यूएन की हालिया रिपोर्ट के हवाले से। नाजरीन, अब ख़वातीन को हकीकी दुनिया के बाद मसनूई ज़हानत की दुनिया में भी इस्तेहसाल का सामना है। ये चौंका देने वाला इंकिशाफ यूएन की ताज़ा रिपोर्ट में सामने आया है, जिसके मुताबिक जनरेटिव AI के बढ़ते इस्तेमाल से मर्दों और औरतों दोनों की मुलाजमतें ख़तरे में हैं, मगर सबसे ज़्यादा मुतासर ख़वातीन होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में ख़वातीन की 27.6% नौकरियाँ खुदकार निज़ाम से ख़त्म होने का खदशा है, जबकि मर्दों की अगर हम बात करें तो सिर्फ 21.1%। ये फ़र्क सिर्फ अदादो शुमार का नहीं बल्कि एक बढ़ती हुई सिनफी खलीज की निशानदही है। दूसरा, डिजिटल तासुब, टेक्नोलॉजी तक महदूद रसाई और अहम शोबों में ख़वातीन की कम नुमाइंदगी इस बहरान को मज़ीद गहरा कर रही हैं। अमेरिका में साल 2000 से 2019 तक दरमियानी उम्र की ख़वातीन की 35 लाख मुलाजमतें ख़त्म हुई, जबकि मर्दों की महज 1 लाख। ऐसे में माहिरीन ये खबरदार कर रहे हैं कि अगर यही रुझान रहा, यही ट्रेंड रहा, तो AI सिनफी मुसावात की बजाय सिनफी तासुब का नया चेहरा बन जाएगा। सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी के में ख़वातीन के रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन होगा, और इससे जुड़े मज़ीद सवालात, इनका जवाब लेने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है मेंबर ऑफ़ द UN एडवाइजरी काउंसिल ऑन AI निगत दाद साहिबा ने। थैंक यू सो मच निगत साहिबा। अब जो UN की रिपोर्ट है उसमें अगर हम बात करें, उसके मुताबिक 27.6% ऑफ वुमेन्स जॉब आर एट रिस्क फ्रॉम जनरेटिव AI। तो आप क्या समझती है कि अक़वाम मुत्तहिदा या एडवाइजरी काउंसिल के लेवल पर अगर हम बात करें तो उन ख़वातीन का जिनका पर्टिकुलरली अगर हम कहें कि लो इनकम, इनफॉर्मल या केयर सेक्टर से ताल्लुक़ है, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करती हैं कि न्यू एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन जो है उसको इंश्योर किस तरह से किया जाए? क्या ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है ये पिछले 1-2 साल से कन्वर्सेशन हमारी हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी में ये चल रही थी कि वल्नरेबल कौन से ग्रुप्स हैं जो कि AI ऑटोमेशन के आने से या उसकी बूमिंग से उनकी वर्क फोर्स को नुकसान पहुंच सकता है। उसमें ख़वातीन सबसे ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल वो हैं क्योंकि वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं। पाकिस्तान में जो ख़वातीन की लेबर फोर्स है वो तकरीबन 22 से 23% है, और ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही हैं, जैसे एग्रीकल्चर में हैं, जो ज़राअत एग्रीकल्चर में हैं, लेकिन जो घर में बैठे हुए काम हैं, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, बट ऑल्सो ये जो रिटेल जो सेक्टर है, सेल्स वगैरह का काम या क्लैरिकल जॉब्स, तो उसमें अब ख़तरा ये है कि जब ऑटोमेशन का एकदम से पाकिस्तान में जब इंडस्ट्री और बिजनेसेस इनको जब ये आइडिया होगा कि किस तरीके से ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकते हैं
विद AI, तो वो करना इनके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होगा और वो बहुत तेज़ी से होगा। आई थिंक जो हुकूमत इस वक्त कर सकती है और जो हम स्टेक होल्डर्स कर सकते हैं वो एक ये कि जो ख़वातीन हैं इनकी जो एक्सपर्टीज़ और स्किल्स हैं इनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। कि डिजिटल लिटरेसी हम हमेशा से बात करते आए हैं, लेकिन अब हमें वन स्टेप फॉरवर्ड जाना होगा और ये कि जो चीज़ें रिप्लेस AI कर सकता है उसमें ह्यूमन लूप हमेशा रहेगा। वो जो ह्यूमन लूप की जॉब्स हैं वो कौन सी वाली हैं और वो किस तरीके से इनको अपनी स्किल्स को एडवांस करना होगा, और जो हुकूमत है उसको रेगुलराइज करना होगा कि जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेसेस हैं, जो इदारे हैं, वो उनके पास इतना फ्रीडम और लग्जरी ना हो को बिल्कुल ह्यूमंस को रिप्लेस कर दें। पूरा मुकम्मल तौर पे भी हम AI पे इन्हिसार नहीं कर सकते। आखिर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो मसनूई जहानत है, वो कभी भी इंसानी जहानत का मुकाबला नहीं कर सकती है। तो यही कि आप डिजिटली अप स्किल कैसे करें ख़वातीन को जो ऑलरेडी इन सेक्टर्स में हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेते हैं तो वहाँ तो मुश्किलात देखते हैं, लेकिन इंटरनेशनली और पार्टनरशिप के थ्रू और पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम किस तरह से इन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं? बिल्कुल मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच ही होगी। उसमें यही कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, IT इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट है, हम जैसे जो लोग हैं, हमने मिलके ये बताना है कि रेगुलराइज किस तरह किया जाएगा ताकि इंडस्ट्री बिल्कुल आज़ाद ना हो ये सब कुछ करने में, बट ऑल्सो वो इंडस्ट्री क्या रोल प्ले कर सकती है और हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए। और हुकूमत का ये काम है कि जो जैसे हमारे वोकेशनल इदारे हैं या हमारे जो भी निसाब या तालीमी जो भी वो हैं, उसमें किस तरीके से हमें रेवोल्यूशनराइज करना होगा AI के हवाले से जो तालीम है या एजुकेशन है। और वो सिर्फ सिलेबस तक नहीं होगी, वो एक्चुअल आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी कि आपने अगर लाइव सेल्स करनी है ऑनलाइन तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें दरकार होंगी, कौन सी स्किल्स दरकार होंगी। सो ये मिलके ही काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब करने की ज़रूरत है। वी आर नॉट रियली इन लग्जरी कि हम कैचअप करें और कुछ साल बाद करें। आलमी दबाव इतना ज़्यादा है कि अगर पाकिस्तान ने अभी ये नहीं किया तो आपके सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल ग्रुप है ख़वातीन इनफॉर्मल सेक्टर में, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे इससे। लास्टली ये बताइएगा कि UN इस हवाले से क्या काम कर रहा है? जो UN का इदारा है, हम लोगों ने दो चीज़ें की हैं। हमने वैसे तो UN सेक्रेटरी जनरल को काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशंस दी थी, लेकिन उन्होंने दो चीज़ें एक्सेप्ट की हैं। एक है AI साइंटिफिक पैनल बनाना पूरी दुनिया के लिए, और एक है AI ग्लोबल गवर्नेंस डायलॉग करना। अब उसका फ़ायदा ये है कि उसमें तमाम मेंबर स्टेट्स जो हैं उनके पास इक्वल एक फ्लोर होगा बात करने के लिए। जो हम जैसे ममालिक हैं, हम बात कर सकते हैं कि आप नॉर्थ जो है वो बिल्कुल कन्वर्सेशन को कहीं लेके जा रहा है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स बहुत अहम है AI के हवाले से। तो हमारे पास वो एक स्पेस है जिसमें हम बता सकते हैं कि हमारी कंट्रीज़ कहाँ पे लैग कर रही हैं, हम कहाँ पे पीछे हैं, हमें क्या चीज़ें चाहिए। इसमें फ़ंड के हवाले से भी बहुत से जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको बहुत ज़्यादा फंडिंग, कंप्यूट पावर, ये सब कुछ चाहिए। लेकिन वो कैसे चाहिए, वो तरक्की याफ्ता ममालिक से बात करने से होगा। और उनकी जो AI की ग्रोथ और हाइप और ये सब एक चल रहा है, उसको भी थोड़ा स्लो डाउन हमारे जैसे ममालिक कर सकते हैं। तो UN ये किरदार कर रहा है कि इक्वल स्पेस तमाम ममालिक को प्रोवाइड करने की कोशिश करे इस कन्वर्सेशन के लिए। राइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। निगत दाद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी इस पर बात करने के लिए। और एक्चुअली हम होप भी करते हैं कि UN जैसे जो इदारे हैं वो इस सिलसिले में इक्वल अपॉर्चुनिटी ख़वातीन को, चाहे वो AI हो या बाकी जो हमारे सेक्टर्स हैं, उनमें इक्वल अपॉर्चुनिटी फराहम करने में किरदार अदा करें। अब प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन इस खबर के हवाले से भी जाके आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।